Hi everyone, Lisha Roy this side. As I always come in your IGTVs and explain you everything, but today I have a very much explained diagram in front of you. Okay, and my topic is of NSAIDs and antipyretic analgesic. I will explain you one by one each and everything about NSAIDs. So this diagram is very much important, which I am gonna explain. Before starting NSAID, I want to tell you something, that what is pain and what are the signals and why the pain is happening and what the pain is all about. ठीक है, तो सबसे पहले मेरा टॉपिक आता है कि पेन क्या होता है. पेन हमारे बॉडी में एक वार्निंग सिग्नल है. इट इज़ अ वार्निंग सिग्नल. इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है. ओके, एज वेल एज आप ये भी बोल सकते हैं कि ये अनबियरेबल डिस्कम्फर्ट है या फिर अनबियरेबल डिस्कम्फर्ट एंड सफरिंग है. तो सबसे पहले मेरा ये टॉपिक आता है कि पेन क्या है. तो पेन मेरा वार्निंग सिग्नल है, या फिर आप बोल सकते हो कि मेरा प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है, या फिर मेरा अनबियरेबल डिस्कम्फर्ट एंड सफरिंग है. अब इसी पेन के रिलीफ के लिए हम लोग NSAIDs देते हैं. ठीक है, तो हम लोग NSAIDs देते हैं, एनाल्जेसिक्स देते हैं. तो NSAIDs क्या करता है, NSAIDs जब भी हम लोगों को पेन होता है यह हम लोग का डायरेक्टली एक्ट करता है CNS पे, और CNS पे एक्ट करके ये हम लोगों का पेरीअपाइकल पेन को, जो भी हम लोग का पेरीअपाइकल पेन है, इसको हम लोगों का रिलीफ देता है. NSAIDs हम लोग का डायरेक्टली पेन रिसेप्टर्स में नहीं एक्ट करता, ये हम लोग का CNS में एक्ट करता है. अदर देन दिस थिंग, जो एनाल्जेसिक्स होते हैं वो हम लोगों का कंप्लीट रिलीफ कभी नहीं देते हैं. एनाल्जेसिक मतलब जैसे कि आपका पेन किलर हो गया. ठीक है, तो ये हम लोग को परमानेंट रिलीफ या परमानेंट मेडिसिन ये कभी नहीं होता है. ये हम लोगों को सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ दे सकते हैं. हम लोग क्या दे सकते हैं, सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ. ओके, तो अब आ जाते हैं हम लोग NSAIDs में. NSAID में हम लोगों का 4 टाइप के प्रॉपर्टीज़ होती है. पहला प्रॉपर्टीज इज एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक. NSAIDs क्या होता है, एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक. सेकेंड, एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक क्या होता है कि हम लोग को जैसे कोई भी टाइप का फीवर होता है, जैसे पैरासीटामोल हो गया, तो एनी टाइप ऑफ फीवर है, कुछ भी है, तो उसमें हम लोग देते हैं. ठीक है, एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक फर्स्ट ग्रुप. सेकेंड ग्रुप हो गया आपका एनाल्जेसिक, जो सिर्फ हम लोग पेन में देते हैं. ठीक है, तो सेकेंड वाला क्या हो गया आपका एनाल्जेसिक. एंड थर्ड हो गया आपका एंटीपायरेटिक. एंटीपायरेटिक क्या होता है, पहले वाला था एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक, मतलब ये आपका फीवर में भी ठीक कर रहा है, इवन ये आपका पेन भी सिम्टोमेटिक रिलीफ दे रहा है. पर जो थर्ड वाला है वो सिर्फ आपका फीवर में रिलीफ देता है. ज़रूरी नहीं है कि हर किसी पायरेटिक पेशेंट को हम लोग का पेन हो तो ये हम लोग को क्या दे रहा है, ये हम लोग को एंटीपायरेटिक दे रहा है. फोर्थ क्या है आपका, एंटी इन्फ्लामेटरी. कहीं पे भी अगर आपका इन्फ्लामेशन हो गया है तो वहाँ पे हम लोग देते हैं आपका एंटी इन्फ्लामेटरी. तो 4 चीज़ आपकी क्या होगी, एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक. फर्स्ट इज एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक, सेकेंड इज एनाल्जेसिक, थर्ड इज एंटीपायरेटिक एंड फोर्थ इज एंटी इन्फ्लामेटरी. ओके, ये मैंने आपको NSAIDs के बारे में बताया. अब मैं आपको एनाल्जेसिक के बारे में बताती हूँ. जो एनाल्जेसिक होता है वो आपका होता है ओपॉइड, नारकोटिक या फिर मॉर्फिन लाइक. मतलब एनाल्जेसिक आपका 2 टाइप के होते हैं. पहला टाइप में आता है आपका ओपॉइड, नारकोटिक एंड मॉर्फिन लाइक. और जो आपका सेकेंड टाइप है एनाल्जेसिक का, वो होता है आपका नॉन ओपॉइड, नॉन नारकोटिक एंड एस्पिरिन लाइक. तो फर्स्ट टाइप क्या हो गया, ओपॉइड, नारकोटिक एंड मॉर्फिन लाइक. सेकेंड आपका क्या हो गया, नॉन ओपॉइड, नॉन नारकोटिक एंड एस्पिरिन लाइक. अब हम लोग एज अ डेंटिस्ट
डेंटल पेन को हम लोग जज करेंगे। तो डेंटल पेन अगर हम लोग जज करेंगे तो उसमें आता है आपका एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक, मतलब कि हम लोग डेंटल पेन में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनसेड में 4 कैटेगरी होती है, एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो जो डेंटल पेन है आपका वो एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक एनसेड्स हम लोग उसमें यूज़ करते हैं। नाउ कम इनटू योर एस्पिरिन हो चाहे एनसेड्स हो, बेसिकली ये क्या काम करता है? बेसिकली ये प्रोस्टाग्लैंडिन में काम करता है। अब मैं सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि इसका इंजरी कैसे होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये हो गया आपका इंजरी, 1 सेकेंड, जस्ट लेट मी टेक अ ब्रश, ओके। तो ये वाला जो मैकेनिज़्म है इसमें मान लो कि यहाँ पे हो गई आपकी इंजरी। इंजरी होने पे क्या हुआ, यहाँ पे जो आपका फॉस्फोलाइपेज एराकिनोइड एसिड है वो आपका रिलीज़ हुआ। रिलीज़ होने से वहाँ से आपका एराकिनोइड एसिड रिलीज़ हुआ। एराकिनोइड एसिड आपके 2 टाइप के होते हैं, एक हो गया आपका COX-1 और एक हो गया आपका COX-2। सॉरी, जो हम लोगों का सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम लोग का इंजरी होता है। इंजरी से हम लोग का फॉस्फोलाइपेज एराकिडोनिक एसिड निकलता है। एराकिडोनिक एसिड से हम लोगों का 2 टाइप के एराकिडोनिक एसिड होते हैं, 5-LOX एंड COX। एराकिडोनिक एसिड कितने टाइप के हुए? 5-LOX एंड COX। अब COX मतलब कि कॉक्स इनहिबिटर हम लोगों का, मतलब कॉक्स रिसेप्टर हम लोग का 2 टाइप का होता है, COX-1 एंड COX-2, COX-1 एंड COX-2। जो COX-1 होता है उसका एग्जाम्पल है आपका थ्रोम्बोक्सिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो ये क्या करता है, ये हम लोग का नॉर्मल फंक्शन करता है, फॉर एग्जाम्पल रेगुलेशन ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड। सेकेंड एग्जाम्पल मेंटेनेंस ऑफ द रेनल ब्लड फ्लो एंड थर्ड एग्जाम्पल इज योर कोगुलेशन ऑफ द ब्लड। पर जो हम लोग का जो COX-2 इनहिबिटर होता है वो क्या एक्शन करता है, वो करता है आपका इन्फ्लामेशन, पेन एंड फीवर। इन्फ्लामेशन, पेन एंड फीवर। अगेन आई डिस्क्राइब दिस mechanism during the injury so that the mechanism of NSAIDs will be easy for you to understand. When the injury occurs, then phospholipase arachidonic acid releases. From phospholipase arachidonic acid releases. Arachidonic acid are of 2 types. One is 5-LOX, 5-LOX and COX. COX are of 2 types, COX-1 and COX-2, where the COX-1 is used in normal function. In normal function, that is your regulation of the gastric acid, maintenance of the renal blood flow, as well as your coagulation of the blood. But due to the decrease in the prostaglandins in COX-2, it causes your inflammation, your fever, as well as your pain. Okay. So what the NSAID do is, NSAID block this COX-1 and COX-2. What NSAID do is, NSAID block this COX-1 and COX-2. Okay. What that causes, that they block the prostaglandin. What they block? They block the prostaglandin to get relief from this part. To get relief from this part, from your inflammation, pain and fever, from your inflammation, pain and fever. Now come into your prostaglandins, your NSAID categories. Okay, the NSAID categories are explained here. First is your prostaglandins EI analogs. First one is your prostaglandins EI analogs. Okay, what we will study over here is, there are 3 types of EI analogs. One is your alprostadil, second is your lubiprostone, and third is your misoprostol. So what is alprostadil? In alprostadil you are having 2 main function. One is of your erectile dysfunction. It helps in erectile dysfunction.
How it help in erectile dysfunction is it directly work on CAMP pathway that decreases the intracellular calcium level, that causes the relaxation of trabecular function, and that causes the erectile muscle to occur. I again repeat, हम लोगों के प्रोस्टाग्लैंडिन्स EI एनालॉग्स में 3 टाइप के होते हैं, एलप्रोस्टाडिल, ल्यूबिप्रोस्टाटोन एंड थर्ड इज योर मिसोप्रोस्टॉल. तो एलप्रोस्टाडिल क्या, इसमें आपके 2 मेन थेरापेटिक यूजेस होते हैं. सबसे पहला जो थेरापेटिक यूज़ है दैट इज़ योर इरेक्टाइल डिसफंक्शन. इरेक्टाइल डिसफंक्शन में क्या होता है, ये मेनली आपका कैम्प पाथवे में काम करता है. और ये कैम्प पाथवे में कैसे करता है, ये हम लोगों के कैल्शियम लेवल को डिक्रीज़ कर देता है, जिसके कारण इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल होता है, जिसके कारण क्या होता है, मतलब इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल डाउन हो जाता है, जिसके कारण आपका ट्राबेकुलर फंक्शन में रिलैक्सेशन आ जाता है और उसी के कारण आपका इरेक्टाइल मसल्स फिर से इरेक्ट हो जाते हैं. ओके. सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थेरापेटिक यूज इज योर न्यूनेट्स विथ कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट. इसमें क्या होता है आपका, ये न्यूनेट्स हैविंग द कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट. न्यूनेट्स कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, तो इसमें क्या करता है, हम लोग का जो डक्टस आर्ट्रियोसस है उसके पेटेंसी को मेंटेन करने के लिए अंटिल द सर्जरी, बेबी के बॉर्न के तुरंत हम लोग सर्जरी नहीं कर सकते हैं, वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम. तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स EI एनालॉग्स क्या करते हैं कि ये हम लोगों के टू मेंटेन द पेटेंसी ऑफ डक्टस आर्ट्रियोसिस until the surgery is performed. Okay, so at that time we give prostaglandins EI analogs, that is your alprostadil. Now come to your second part. Second is your lubiprostone. Lubiprostone having the therapeutic use on your constipation. What happens over here is there is nothing but the lubiprostone help in the passage of the stool by increasing the secretion of the chloride. हम लोग का जो ल्यूबिप्रोस्टोन है ये हम लोग के बॉडी में क्लोराइड के अमाउंट को बढ़ा देता है, जिसके कारण आपका सोडियम पोटेशियम का ट्रांसफ़र होता है और जिसके कारण हम लोग थेरेपेटिक यूज़ में कॉन्स्टिपेशन को ओवरकम कर सकते हैं एंड पैसेज ऑफ द स्टूल. नाउ थर्ड इज़ योर मिसोप्रोस्टॉल. मिसोप्रोस्टॉल हम लोग को स्टोमक अल्सर में हम लोग को हेल्प करता है, हम लोग को स्टोमक अल्सर्स में हम लोग को यूज़ करता है और ये इसका मैकेनिज़्म भी मैं आपको समझाऊंगी. पहले मैं आपको इसके 2 थेरेपेटिक यूजेस के बारे में मैं आपको बता देती हूँ. पहला थेरेपेटिक यूज़ है इसका अल्सर में एंड सेकेंड थेरेपेटिक यूज़ है आपका प्रेगनेंसी में. तो प्रेगनेंसी में ये कॉन्ट्रैक्शन करवाने में हेल्प करता है और ये अल्सर में कैसे काम करता है, ये क्या करता है, ये डिक्रीज़ करता है कैम को. तो ये डिक्रीज़ किसको करता है, ये डिक्रीज़ करता है आपके कैम को. कैम को डिक्रीज़ करने से क्या होता है, पोटेशियम का अमाउंट हम लोगों का कम हो जाता है. पोटेशियम का अमाउंट कम होने के कारण क्या होता है, एसिड का सिक्रेशन होता है और एसिड का सिक्रेशन कम होने के कारण अल्सर्स हम लोग का कम निकलते हैं. तो हम लोगों का द मिसोप्रोस्टॉल इज़ यूज्ड इन your preventing the stomach ulcer as well as it is also having the therapeutic use in the contraction during the labor. Okay, so again I repeat what is the therapeutic uses. So first of all we have studied about the NSAIDs and the mechanism of NSAIDs. The mechanism of NSAIDs is to block your COX receptors. Now in the COX receptor, what they do is it decreases the prostaglandins. So when they decreases the prostaglandins, automatically we started the inflammatory action, the fever as well as your pain. So the prostaglandins, there are having different analogs, because when we block prostaglandins
that many scientists have discovered if we block prostaglandins, and then we have the analogs also. So we have three types of analogs: alprostadil, lubiprostone and misoprostol. Alprostadil used in two therapeutic uses, that is your erectile dysfunction as well as your neonatal heart disease. Okay. Then second is your lubiprostol. Lubiprostol used in chronic constipation. And misoprostol. Misoprostol used in treating to prevent the stomach ulcer, as well as it also help in contraction during your labor. Now come to your second analog. The second analog is your prostaglandin F2 alpha. Now the second is your prostaglandin F2 alpha. What happened over here is they are also of two types: bimatroprost, lotanoprost and travatoprost. What is this? bimatroprost, lotanoprost and travatoprost. आप बीमा करवाएंगे तो लग्जरी से ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे. दैट इज द निमोनिक आई हैव रिमेंबर्ड. बीमा लोटा ट्रैवो. ओके. एंड लास्ट में आपको प्रोस्ट लगाना है. नाउ प्रोस्टाग्लैंडिन एंड हियर आल्सो प्रोस्ट. ओके. नाउ ये तीनों का ना एक ही फंक्शन है. ये आपका किस में यूज़ होता है? ये आपका यूज़ होता है ओपन एंगल ग्लॉकोमा में. ओपन एंगल ग्लॉकोमा. इन ओपन एंगल ग्लॉकोमा में हम लोगों को बीमा करवा के हम लोग प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा एनालॉग तभी करेंगे जब हम लोग का ग्लॉकोमा हम लोग ठीक करके बीमा करवा के लग्जरी में हम लोग ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे. सो बिमाट्रोप्रोस्ट, लोटानोप्रोस्ट एंड ट्रैवोपोस्ट. सो इट इज़ यूज्ड इन योर ग्लॉकोमा. ये क्या करता है? ये फ्लूइड हम लोग के आई में बढ़ा देता है, जिसके कारण हम लोगों का इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर हम लोग का डिक्रीज हो जाता है, और ये ऐसे हम लोग ग्लॉकोमा को हम लोग ट्रीट कर सकते हैं. ओके. अब बिमाट्रोप्रोस्ट का एक फंक्शन है. बिमाट्रोप्रोस्ट का क्या फंक्शन है? आईलेस हाइपरट्राइकोसिस. सो ये हम लोग को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा. ये हम लोग का आईलेस हाइपोट्राइकोसिस. परफेक्ट. नाउ कम टू योर लास्ट पॉइंट ऑफ द प्रोस्टासाइक्लिन एनालॉग्स. अब प्रोस्टासाइक्लिन एनालॉग्स हम लोग के दो टाइप के होते हैं: एलोप्रोस्ट एंड ट्रीप्रोस्टिनिल. अब हम लोगों ने प्रोस्टाग्लैंडिन्स हम लोगों ने तीन टाइप के आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स के एनालॉग पढ़े. पहला हम लोगों ने पढ़ा प्रोस्टाग्लैंडिन्स EI एनालॉग. प्रोस्टाग्लैंडिन EI एनालॉग में हम लोग के तीन टाइप क्या है? कौन कौन से तीन टाइप क्या है? एलोप्रोस्टाडिल, ल्यूबिप्रोस्टाडिल, मिसोप्रोस्टाडिल. ALM. ओके. सो एलोप्रोस्टाडिल, ल्यूबिप्रोस्टाटोन एंड योर मिसोप्रोस्टॉल. अब आते हैं हम लोगों ने जब इतना पढ़ लिया तो अब हम लोग तो वैल्यूएबल हो गए ना. तो वैल्यूएबल होने से हम लोग को क्या करना है? और पढ़े तो आई में भी इफेक्ट किया तो ग्लॉकोमा हो गया. ग्लॉकोमा होने से क्या हुआ? हम लोग का फ्लूइड बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया. अब फ्लूइड को तो बढ़ाना है तो प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा एनालॉग आया. बिमाट्रोप्रोस्ट बीमा करवा के लग्जरी में लोटानोप्रोस्ट और ट्रैवोप्रोस्ट. ओके. तो ट्रैवोप्रोस्ट करके हम लोगों ने अपना ग्लॉकोमा ठीक किया. कैसे? क्योंकि हम लोग का प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा एनालॉग क्या करता है? फ्लूइड फ्रॉम द आई को इंक्रीज करके इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को डिक्रीज करता है. अब आते हैं हम लोग का लास्ट में हम लोग का प्रोस्टासाइक्लिन एनालॉग आता है. जब प्रोस्टाग्लैंडिन का कहानी खत्म हो गया तो हम लोग का है प्रोस्टासाइक्लिन. प्रोस्टासाइक्लिन का हम लोग का दो ही टाइप का होता है. एक होता है आपका एलोप्रोस्ट, एक होता है आपका ट्रीप्रोस्टेनिल. ओके. तो IT. अब हम लोगों ने जब इतना कुछ कर लिया, घूम भी लिया, बीमा भी करवा लिया, इतना पढ़ भी लिया, ALM भी पढ़ लिया, मैकेनिज्म भी पढ़ लिया, अब हम लोग को IT में जाना है. IT सेक्टर में तो अब हम लोग को मिल ही जाएगा, क्योंकि हम लोग का आइज़ भी ठीक हो गया है, घूम भी लिया है, प्लस हम लोग का कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो गया है, हम लोग का जो भी कंजेनाइटल हार्ट प्रॉब्लम था वो भी ठीक हो गया है, अल्सर्स भी ठीक हो गए हैं. तो अब हम लोग को IT में जाना है. IT में क्या है? एलोप्रोस्ट एंड ट्रिपोस्टिनिल में ये दोनों का काम एक ही है. अब जैसे जैसे हम लोग डेवलप करेंगे वैसे वैसे पॉल्यूशन भी हमारे अंदर
पॉल्यूशन हमारे अंदर गया तो उसके कारण हम लोग को क्या हुआ, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। क्या हुआ हम लोग को, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। ओके, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन हुआ। पर प्रोस्टासाइक्लिन एनालॉग ने बोला कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे, सीएमपी के प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे, इंट्रासेलुलर कैल्शियम को बढ़ा देंगे, जिसके कारण आपका वैसोडाइलेशन हो जाएगा और ये जो प्रॉब्लम है हाइपरटेंशन का ये भी चला जाएगा। तो एनसेड इज ऑल इन ऑल। एनसेड के कारण हम लोगों को EI एनालॉग भी मिला, हम लोग को F2 एनालॉग्स भी मिला और प्रोस्टासाइक्लिन एनालॉग भी मिला। प्रोस्टासाइक्लिन एनालॉग हम लोग का IT में जा कर के IT इज़ अ वेरी गुड मतलब कि सेंटर है या वर्क करने का प्लेस है, तो वो तो हम लोग का सब कुछ ठीक कर ही देगा। तो पल्मोनरी आर्टरी जो हाइपरटेंशन है वो हम लोग का कैल्शियम, इंट्रासेलुलर कैल्शियम बढ़ा के वो हम लोग का ख़त्म कर देगा। सो दिस इज़ द पोस्ट ऑफ योर NSAIDs, and many more posts and case based discussion will be upcoming lectures. So stay tuned and get my YouTube lectures too, so that you can get your full on explanation on these topics only. Thank you so much.